नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का आज का ये कार्यक्रम रोजाना से कुछ अलग है। आज के इस वेबिनार में जुड़े मीडिया के जगत के दिग्गज किसी खबर को लेकर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि बात होगी उनकी जो खबर देते देते ही खबर से बड़े बन गए और खुद ही एक बड़ी खबर बन गए। हाँ, मैं बात कुछ मीडिया घरानों की ही कर रहा हूं, जो आज खबर नहीं बल्कि खबरों का एक माया जाल बिछाते हैं। और इसी जाल को लेकर एक किताब लिखी गई है, जिसका आज लोकार्पण होना है। किताब का नाम है मीडिया का मायाजाल। किताब के लेखक हैं मुकेश कुमार, जो कि एक लेखक के साथ साथ बड़े मंझे हुए पत्रकार भी हैं और सत्य हिंदी के साथ वो सलाहकार संपादक के रूप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये किताब ऐसे समय में लिखी है जब मीडिया का एक बड़ा वर्ग जादूगर बनता जा रहा है। जादूगर का काम होता है कि सफाई से, बड़े हाथ की सफाई से सामने वाले को ऐसे भ्रमित करे कि भ्रम ही सच्चा जान पड़ने लगे। और इस प्रकार के भ्रम को ही लगभग मायाजाल ही कहते हैं। हालांकि मीडिया का काम नहीं है कि वो मायाजाल बुने और उससे लोगों को बुद्धू बनाए, बल्कि उसका काम राजनेताओं द्वारा या किसी और द्वारा बुने गए मायाजाल को उजागर करना होता है। लेकिन वक्त बदल रहा है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और पत्रकारिता नीचे की ओर। टीवी के बहसों में सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष से। और अगर विपक्ष का कोई नेता सत्ता पक्ष से सवाल करता है तो पत्रकार की कोशिश रहती है कि बीच में ही सवाल को लपक लिया जाए और उसका जवाब भी खुद ही दे दिया जाए। सरकार खा कहे तो पत्रकार खा से खालिस्तानी कहने लगते हैं, और सरकार आ कहे तो पत्रकारों में होड़ लग जाती है कि सामने वाले को आग से आतंकवादी कौन पहले घोषित कर देगा। कुल मिलाकर सरकार और मीडिया घरानों की एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, और इसी ट्यूनिंग पर चर्चा हो इससे उससे पहले मैं बात वो बता देता हूं जिसके लिए मैं जुड़ा हूं। वो ये है कि आप लोग जो हमसे रजिस्टर करके जुड़ चुके हैं जूम के जरिए, वो सवाल कैसे पूछें। दरअसल आपको सवाल पूछने के लिए दो आसान स्टेप हैं, जो कि लगभग सबको पता भी है, सवाल अभी से आने लगे हैं। और वो ये है कि आपकी स्क्रीन के नीचे Q&A का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आप सवाल टाइप करके हमें भेज दीजिए। सवाल अच्छा हुआ तो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, आप अपना नाम जरूर बताएं, शहर का नाम बताएं, और ये भी बता दें कि आपका सवाल है किससे, जिससे मैं आगे पूछ सकूं। और अब यहाँ से जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे वो है आलोक सर, जो कि CNBC आवाज के पूर्व संपादक हैं और बड़े मीडिया संस्थानों में उच्च पदों पर रह चुके हैं। और तो यहाँ से कार्यक्रम को आलोक सर बढ़ाएंगे। आलोक सर। धन्यवाद अंकुर। और सबसे पहले स्वागत उन सभी का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और स्वागत हमारे पैनलिस्टों का। पैनलिस्टों में मुकेश कुमार से आप सब परिचित हैं, प्रोफेसर मुकेश कुमार, जो मीडिया का मायाजाल के लेखक हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। अजीत अंजुम जी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं और इस वक्त तो यूट्यूब के बादशाह हैं, छाए हुए हैं किसान आंदोलन पर और उससे पहले बिहार चुनाव पे अपनी कवरेज के जरिए। आशुतोष हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर और एडिटोरियल डायरेक्टर। और ओम थानवी जी हैं। ओम थानवी जी हम सब में सबसे बुजुर्ग हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं और आजकल पत्रकारिता की नई पीढ़ी को रास्ता दिखा रहे हैं, हरिभाऊ जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर। और मेरा ख्याल है चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें अपनी भूमिका भी आएगी। लेकिन सबसे पहले मुकेश जी के पास चलते हैं बातचीत को शुरू करने के लिए। आलोक, मुकेश जी। हाँ आलोक, मैं गुजारिश करूं सबसे पहले इस किताब का विमोचन तो कर दिया जाए। हाँ, तो विमोचन मैंने क्योंकि पहले दिखा दी है इसलिए माफी चाहता हूं मैं, लेकिन अब बाकी लोगों भी अपनी अपनी पुस्तकें दिखाएं। और थानवी जी का की तरफ से औपचारिक विमोचन, थानवी जी ने डिजिटल प्रति का विमोचन कर दिया है। और इसके साथ ये जानकारी और दे दूं कि ये किताब आपको शिवना पेपरबैक्स ने इसको पब्लिश किया है और ये आप मंगा सकते हैं। इसका दाम अमेज़न पर लिखा हुआ है 175 रुपए लिखा हुआ है दाम, लेकिन बहुत जैसे हम आमतौर पे पीछे देख लेते हैं वहां नहीं दिख रहा है, तो काफी ऐसा लगता है कि दाम पे बहुत जोर नहीं है। आदमी आपका जोर इस पे है कि लोग पढ़ लें, कंटेंट पे ज्यादा दिमाग लगाया है। तो मुकेश जी आपसे मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले कि मीडिया का मायाजाल आपने क्यों लिखी, कैसे लिखी और किसकी तरफ देख के लिखी है, किन लोगों के लिए लिखी है? देखिए, मीडिया का मायाजाल दरअसल मैं एक कॉलम लिखता था दुनिया इन दिनों पत्रिका में। करीब 5 साल तक मैं उसमें लगातार कॉलम लिखता रहा और उस
कॉलम में जो प्रकाशित आपकी आवाज मुझे ही हल्की आ रही है, सभी को नहीं, आवाज इनकी हल्की है। हाँ, आपकी आवाज काफी हल्की आ रही है, तो या तो आप जोर से बोलेंगे। जी, मैं मीडिया का मायाजाल दरअसल कलेक्शन है मेरे स्तंभ में प्रकाशित लेखों का, जो 2015 से 2020 के बीच में मैंने लिखे थे। और इन लेखों में लगातार मेरी कोशिश की रही है कि जो भी आसपास हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर घटनाएं घट रही है मीडिया से संबंधित, तो मीडिया से जो इंडस्ट्री है, सत्ता है, उन सब के आपसी जो रिश्ते हैं, संबंध है, उनकी वजह से चरित्र जिस तरह से बदल रहा लोग है, साफ नहीं आ रही जिस तरह से व्यवहार। आवाज नहीं आ रही? अभी थोड़ी बेहतर हुई जी। तो उन सब को मैंने इसमें बुनने की कोशिश की है। अगर ऐसा लग रहा है कि आवाज कम आ रही है तो आप जारी रखें, मैं इसको फिर से लॉग इन करता हूँ। नहीं, अभी आवाज साफ आ रही है आपकी। इस समय आवाज आपकी सही है, जिस वक्त आपने चेतावनी दी उस समय आपकी आवाज एकदम सही हो गई है। जी, तो कहने का मतलब यह है कि हम सब जानते हैं कि मीडिया का चरित्र पिछले कुछ सालों में किस तरह से बदला है। ये उस बदलते हुए चरित्र की दास्तान है, और इसमें विभिन्न पहलुओं को, उसको जिस तरह से प्रभावित करता है मीडिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में है। मीडिया की जो भूमिका है एक लोकतंत्र में जिस तरह की होनी चाहिए वो है या नहीं है, और नहीं है तो उसके क्या वजह है। मीडिया इंडस्ट्री किस तरह से बदल रही है, टीआरपी की भूमिका इसमें किस तरह से है, सत्ता के साथ उसका जो गठजोड़ है वो किस तरह से पुख्ता होता गया है, और इस सब के साथ उसकी जो सरोकार से दूरी बढ़ती गई है, उन सब के बारे में मैंने लगातार लेख लिखे हैं, और उन्हीं लेखों का ये संकलन है। आलोक जी। जी हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ मेरे कनेक्शन में भी समस्या आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे बीच बीच में अनस्टेबल हो रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से आग्रह ये भी करूंगा कि चर्चा को किसी के लिए भी रोका न जाए, चर्चा जारी रखी जाए। अगर कोई नहीं जुड़ रहा है तो दूसरा उसको आगे बढ़ा लेगा सिरे को पकड़ के। थानवी जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप इस किताब के बहाने हम बात कर रहे हैं मीडिया के चाल चरित्र और चेहरे पर, चाल चरित्र और चेहरे की जो परिस्थिति है उसमें आप उस जगह से आते हैं। आपने उन अखबारों में काम किया है जिन्हें देखकर हम लोग पत्रकारिता में आए थे। हमने जनसत्ता अखबार, आप जनसत्ता के संपादक रहे हैं, आपने प्रभाष जी के साथ काम किया, तो जनसत्ता अखबार ने एक तरह की रोशनी दिखाई। और उसके बाद जो मीडिया का चारों तरफ का हाल है, आप कह सकते हैं एक समय कहा गया कि जनसत्ता एक दौर की जरूरत थी, उस वक्त देश आंदोलन में था, उस वक्त आंदोलन को अपना एक परचम चाहिए था, तो जनसत्ता की आवश्यकता थी। बाद में जब देश आंदोलन में नहीं होता है तो उसको शायद वैसा मीडिया नहीं चाहिए होता है। लेकिन क्या देश को बिल्कुल मीडिया नहीं चाहिए होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है? या ऐसा मीडिया चाहिए होता है जैसा आजकल हमको तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम पे दिखाया जा रहा है, जिसमें आज कोई पेट्रोल का दाम बढ़ने का सवाल उठाए तो एंकर खड़ा होकर बताता है कि पेट्रोल का दाम तो बढ़ रहा है, सरकार टैक्स भी ले रही है, लेकिन आपको पता है सरकार इसी टैक्स से कितने सारे विकास के काम करती है। एक तो मैं पहले मुकेश जी को बधाई दूं कि उन्होंने एक और किताब लिखी मीडिया के बारे में, और लेखों का संग्रह है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मीडिया के भीतर से मीडिया की विवेचना करना, आत्मालोचन करना, ऐसा कम होता है। और हमारे यहाँ पे बाहर तो लोग अखबारों में बाकायदा स्तंभ लिखते हैं जिसमें नियमित रूप से मीडिया की समीक्षा होती है। हमारे यहाँ पर इस तरह की परंपरा नहीं है। बाहर बैठ के कोई कुछ लिख दे और उसके बाद पुस्तक रूप में जैसे मुकेश जी की किताब आ गई, लेकिन अखबार और पत्र पत्रिकाएं बहुत कोई कभी कभार आपको कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन आमतौर पे नहीं मिलता है। और चूंकि हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है, अपना विवेचन नहीं करते हैं, आत्मालोचन नहीं करते हैं, तो रास्ता खराब है या हम अंधेरे में हैं या अंधी गुफा में हैं, रोशनी की तलाश में हैं, इन सब चीजों की परवाह नहीं होती है। आपने जो जनसत्ता का जिक्र किया, जनसत्ता क्यों, उस जमाने में बहुत से अखबार जो हैं वो बहुत गंभीरता से काम करते थे। और जनसत्ता जब आया, प्रभाष जी जब लाए, तो एक उसमें तेवर, नई पहचान जो है भाषा की और चीजों की, और एक जो मुद्रा होती है मीडिया की,
कि किस तरह से वो एक कठोर और एक स्टैंड लेने वाली जो पत्रकारिता है, क्योंकि पत्रकारिता को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की जाती है कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। कि निष्पक्षता अपने आप में बड़ा भ्रामक मूल्य है, यानी आप निष्पक्ष हैं, आपको कोई पक्ष नहीं है, आप यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है, हम ऐसा नहीं होता है। स्टैंड लेना पक्षधरता नहीं है, और आप स्टैंड अगर नहीं लेते हैं इसका मतलब फिर आप जो है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है, शोषण कर रहा है, मजदूरों के साथ में ज्यादती कर रहा है, तो उस वक्त आपको मजदूर का पक्ष लेना पड़ता है। वो पक्षधरता नहीं है, वो स्टैंड लेना है। तो जनसत्ता ने स्टैंड लिया, इस मायने में जनसत्ता को एक बोल्ड अखबार के रूप में लिया गया, और एक पहचान बहुत जल्दी किसी अखबार की शायद नहीं बनी जो जनसत्ता की बनी। लेकिन और लोग भी काम बहुत अच्छा करते रहे, और पत्र पत्रिकाएं, यानी मुझको रविवार का याद है, दिनमान के बाद रविवार की जो जो साख थी और रविवार की जो रिपोर्टिंग थी, और भी बहुत से पत्रकारों को और पत्र पत्रिकाओं को हम याद कर सकते हैं। अचानक उनका लोप हो जाना, चर्चा चिंता की बात यह है कि अब क्यों आप किसी ऐसे अखबार का नाम नहीं ले सकते हैं, किसी ऐसी पत्रिका का नाम नहीं ले सकते हैं। और फिर टेलीविजन, जो कि उस दौर में तो नहीं था क्योंकि दूरदर्शन ही था, लेकिन अब चूंकि टेलीविजन जो है उसकी मार ज्यादा है, पहुंच ज्यादा है, और चूंकि भारत में काफी निरक्षरता है, अखबार के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। निरक्षरता का मतलब ये नहीं कि लोग जो हैं वो साक्षर नहीं है तो वो अज्ञानी है, ये आशय मेरा जरा भी नहीं है। लेकिन वो अगर नहीं पढ़ सकते हैं, वो लोग भी, दूर दराज के मजदूर, किसान, आम लोग, महिलाएं, बूढ़ी, जिन जो उस तरह से औपचारिक शिक्षा उनकी नहीं हुई, उनके यहाँ भी टेलीविजन जो है उसका असर है। इसलिए उनको अखबार पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन टेलीविजन में नहीं होती। तो टेलीविजन का प्रसार भारत में जिस तरीके से व्यापक हुआ, उसका असर जितना हुआ, लेकिन उसकी वजह से मीडिया का जो कुल मिला के एक कुचक्र टीवी के साथ जो शुरू हुआ, मुकेश जी ने जगह जगह उसी की बात किताब में की है। बल्कि किताब का जो आवरण है उस पर भी कैमरों की पूरी एक भीड़ दिखाई गई है। तो टेलीविजन जो है हमारे यहाँ अब इतना प्रधान हो गया है कि अखबारों की लगता है जैसे कोई बहुत जगह नहीं रह गई। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, तो अभी भी मानता हूँ कि अखबार टिका रहता है, अखबार बचा रहता है, लेकिन हवा में चाहे तस्वीरें आती हैं, चाहे खबरें आती हैं, चाहे और भी चीजें आती हैं, वो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी उनका जो तात्कालिक असर है वो बहुत अधिक होता है। उसमें जो गैर जिम्मेदारी का तत्व आया है जिसका आपने जिक्र किया, और जिस तरह से नेताओं और मालिकों के बीच, या दूसरे शब्दों में अगर आप कहें कि पूंजी और सत्ता के बीच जो एक ये नेक्सस बन गया है, वो बहुत खतरनाक चीज है। यानी आप लोगों को आपने खरीद लिया, आपने टेलीविजन खरीद लिए, टेलीविजन के चैनल खरीद लिए, तो आप मान के चलिए कि लोग भी उनके साथ साथ, या अगर तो उनको निभाना है तो उस ढंग से वो निर्वाह करें। वरना आप देखिए कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो सड़क पे आ गए, लोगों ने चैनल बनाए, चैनल चलाए, और उनमें पत्रकारों को जोड़ा। बाद में पता चला कि वही व्यक्ति बाद में सड़क पे हैं और रोजगार की तलाश में किसी अखबार या टेलीविजन में ढूंढ रहे हैं। कौन लोग हैं जो उनको ऐसे हाल में लाना चाहते थे और वो सफल हो गए हैं। उन पत्रकारों की लंबी सूची आप देख सकते हैं जिनको सरकार के या उन नेताओं के कोप का भाजन बनना पड़ा। उन्होंने उनके साथ अपमानजनक बर्ताव पहले भी किया, कभी बस की सीढ़ियों पर बिठाकर, कभी और किसी रूप में उनके कार्यक्रम से भाग के, लेकिन उनका रोजगार भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि रोजगार अगर उनका रहता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज बची रहती है। तो उनकी आवाज को, उनका गला घोंट देने की जो कोशिश, ये इस तरह का षड्यंत्र मेरे ख्याल में दुनिया के और देशों के बारे में मुझको ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं गया था कि इस तरह से चुन चुन करके आप चैनलों को, पत्रकारों को खरीद लेंगे, या आप उनको इस ढंग से प्रभावित करने की चेष्टा करेंगे कि वो आपके अनुकूल काम करें, और जो काम नहीं करते हैं उनको आप सड़क का रास्ता दिखा देंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और दाद उनकी जरूर देनी चाहिए जो लोग ऐसे माहौल में भी बोल रहे हैं। अजीत अंजुम हमारे बीच में अभी हैं, इतना उम्दा काम इन्होंने किया है। जिस वक्त पलायन मजदूरों का हो रहा था, टेलीविजन चुप थे, वो कुछ और ही दिखाना चाहते थे, लेकिन अजीत
अंजुम जैसे लोगों ने मजबूर किया उन मुख्य धारा के चैनलों को कि वो भी जाकर के वहां पे अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा एहसास करें या शर्म करें। आशुतोष बैठे हैं, आलोक जी, आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, और ऐसे लोग और भी बाहर हैं जिनके नाम हम लोग अगर चाहें तो उनके नाम यहाँ ले सकते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। रवीश ने अच्छा काम किया, राजदीप, करण थापर, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो अभी भी उम्मीद की किरण की तरह हैं। लेकिन इतने बड़े समुदाय में जहाँ हजारों पत्रकार काम कर रहे हैं, अगर हम मुट्ठी भर लोग ही देखते हैं कि जो जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये निराशा की स्थिति है। इसलिए मुकेश जी ने इन चीज़ों को उठाया है और बहुत शिद्दत के साथ उठाया है, और इसलिए मैंने कहा कि उनको बधाई दी जानी चाहिए। काश और ऐसे लोग होते जो अपनी ही दुनिया के बारे में, अपनी ही बिरादरी के बारे में इस ढंग की बात को निर्ममता के साथ में कर सकते, ताकि हम अपने आंखों के सामने पत्रकारिता के पतन को न देखें। अंधकार के बावजूद रोशनी का रास्ता दिखाई दे सकता है, लेकिन वो तभी दिखाई देगा जब आप अंधकार को पहचानने की कोशिश करें। जी, अंधकार को पहचानना जरूरी है, तभी आप उसमें से रोशनी का रास्ता निकालेंगे। पंकज सुबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने साहित्यकार हैं। आपका स्वागत है पंकज जी। शुक्रिया के विमोचन आवरण के मौके पर। और अजीत अंजुम जी के पास चलूंगा, कुछ देर में चलूंगा। आता मैं पहले, मेरी इच्छा है कि मैं उनके पास आऊं, लेकिन अब मैं पहले आशुतोष के पास जाना चाहता हूं। आशुतोष, थानवी जी ने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं दिखता है, और अखबार का जिक्र किया, साथ में टेलीविजन का जिक्र किया। आपको याद होगा, हम लोगों ने तो सरकारी टेलीविजन पे काम शुरू किया था। सरकार के दूरदर्शन पर हम लोग न्यूज़ बनाते थे, और वो न्यूज़ इस देश में, पूरे देश में देखी जाती थी। उसी के बीच एक ऐसा दिन आया जिस दिन दिल्ली में एक सिनेमा हॉल में आग लग गई, और उस सिनेमा हॉल की आग की जो कवरेज हुई, जिस अंदाज में हुई, उसके बाद हमारे जो तत्कालीन संपादक थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो आज तक के संस्थापक संपादक थे, मुझे याद आता है उस बुलेटिन के बाद, जो दिन भर के घटनाक्रम का, उपहार की आग का बुलेटिन किया, और उसके बाद वो अपने एंकरिंग टेबल पे सर रख के बैठ गए, और उन्होंने वहां मौजूद साथियों से कहा कि हम लोग एकदम गिद्ध की तरह हो गए हैं, हम लोग लाशों पर जिंदा हैं, कैसे चल पाएगा। और यही उनके आखिरी शब्द थे। उसके बाद एक दिन बाद उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, और उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उस वक्त में हमने जो काम किया, या हमारी टीम ने जो हम कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने किया, आपने किया, ये कोई पीठ ठोकने की बात नहीं है, लेकिन उस टीम ने जो काम किया, या उस माहौल में जो काम होता था, दूसरे लोग भी कर रहे थे, वो सब वो काम कर रहे थे जिस काम की जरूरत थी देखने वाले को, या जिस काम की जरूरत थी इस देश की आम जनता को। तब जबकि सरकारी माध्यम पर ये सब चल रहा था। आज की तारीख में फिर लगा कि इंडिपेंडेंट टेलीविजन चैनल आएंगे, दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ अब तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट टेलीविजन चैनल, तथा कथित इंडिपेंडेंट टेलीविजन चैनल, इनसे अच्छा तो वो दूरदर्शन ही था। ऐसा नहीं लगता है? आलोक जी, आपने तो उस घटना का जिक्र करके मेरी तो बिल्कुल आपने आवाज ही चुप कर दी है, क्योंकि मुझे अभी भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हैं इस वक्त। 25 साल पुरानी घटना है, और मुझे याद पड़ता है कि जनसत्ता के रविवार में उसी दिन एक बहुत बड़ी कवर स्टोरी छपी थी, और वो कवर स्टोरी एक तरीके से उनकी एक ऑबिचुरी हो गई थी, और राहुल देव जी उस वक्त उसके संपादक थे। देखिए, वो जो पत्रकारिता उस जमाने की थी पत्रकारिता, वो पत्रकारिता आज तो ढूंढने से नहीं मिल सकती है। और इसमें अगर हम ईमानदारी से बात करें तो शायद बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं। हकीकत क्या है? हकीकत यह कि आप पत्रकार बचे नहीं हैं, दलाल हैं। वो दलाल है जो सत्ता के कहने पर उठते हैं, सत्ता के कहने पर बैठते हैं, और सत्ता के साथ फोटो खिंचवा के अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार साबित करने की कोशिश करते हैं। इनको अगर हम पत्रकार कहेंगे तो पत्रकारों का दरअसल अपमान करेंगे। हमने अपनी जिंदगी में कम से कम इस तरीके की पत्रकारिता नहीं की है, और ना कभी सोचा कि इस तरीके की पत्रकारिता होनी चाहिए। बल्कि मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, 2014 के पहले भी पत्रकारिता में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए थे जब हम सब पत्रकारों को, टीवी के पत्रकारों को सामूहिक तरीके से एक शर्म से दो चार होना चाहिए था। लेकिन
जमीन आसमान का फर्क क्या है कि तब किसी ने सरकार की चमचागिरी इस तरीके से नहीं की, इस तरीके से गिरकर चमचागिरी किसी ने नहीं की थी। किसी ने समाज को बांटने वाली पत्रकारिता नहीं की थी। उस वक्त भी जब दंगे होते थे तो दंगों के अंदर टीवी जर्नलिस्ट जो सच होता था वो कहने की कोशिश करते थे। उनकी 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 भाषा में जहर नहीं होता था, उनकी तस्वीरों में वो बजबजाहट नहीं होती थी, उनमें कम से कम समाज के प्रति एक सरोकार दिखता था। टीआरपी की रेस थी, टीआरपी के पीछे लोग भागते थे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 सालों के अंतर्गत पत्रकारों ने समाज को धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, कश्मीर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे बांटने का काम किया है, जब इनके बच्चे बड़े होंगे या इनकी जब ये आज से 20 साल बाद पलट के देखेंगे तो इनको क्या शर्म आएगी, नहीं शर्म आएगी, आज मेरे लिए बड़ा सवाल ये है। क्योंकि ये पत्रकारिता है ही नहीं। आप जिस तरीके से पालघर की घटनाओं को खड़ा करते हैं और एक नैरेटिव इस देश के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, या जिस तरीके से आप तबलीगी जमात को आप एक टारगेट करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से इस देश के अंदर लोकतांत्रिक आंदोलन जो शाहीन बाग का आंदोलन था, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी, उसको आप आतंकवादियों का आंदोलन घोषित करने की कोशिश करते हैं और उसको आप देश को तोड़ने वाला आंदोलन साबित करने की कोशिश करते हैं। या जिस तरीके से किसानों का आंदोलन है, इस किसानों के आंदोलन को आगे बढ़कर कहने की हिम्मत तो नहीं कि आतंकवादियों का है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसको खालिस्तानी साबित करने की पूरी कोशिश टीवी पत्रकारों ने की है। इसको आतंकवादी का आंदोलन साबित करने की पूरी कोशिश इन लोगों ने की है। और जब मनदीप जैसा लड़का जब पिटता है तो उसके प्रति कोई सहानुभूति पत्रकार दिखाते नहीं है। तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ा किस तरीके से बीजेपी के लोगों ने आके पत्थरबाजी की, लेकिन उनकी तरफ कैमरा नहीं घूमता है। और यह पत्रकारिता नहीं है। और मुझे लगता है कि भले ही आज की तारीख में ये कहता भी रहा हूं कि पत्रकारिता 2014 के पहले लेफ्ट ऑफ द सेंटर पत्रकारिता थी, 2014 के बाद राइट ऑफ द सेंटर पत्रकारिता हुई। मुझे दक्षिण पंथ में और उत्तर वाम पंथ में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। जब तक पत्रकारिता जो तथ्यों के आधार पर नहीं है, सच्चाई के आधार पर नहीं है, तब तक वो पत्रकारिता नहीं है। हकीकत यह है कि राइट ऑफ द जो राइट ऑफ द सेंटर जो जर्नलिज्म है, ये विशुद्ध तौर पर प्रोपेगेंडावादी है, विशुद्ध तौर पर समाज को तोड़ने की बात करता है, विशुद्ध तौर पर एक विचारधारा के साथ खड़ा हो गया है। और ये साथ भी नहीं खड़ा बल्कि एम्बेड हो गया है। ये बिल्कुल वही भाषा बोलता है जो सरकार इनसे बोलने के लिए कहती है, बिल्कुल उसी तरीके का काम कर रहे हैं जिस तरीके से विचारधारा इनको करने के लिए कहती है। ये समाज के अंदर विष पुरुष पैदा कर रहे हैं, ये जहर वमन कर रहे हैं, और ये समाज के अंदर एक तरीके का शैतानी आकृति खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसी पत्रकारिता कभी देखने को मिलेगी और कभी इस तरीके से के वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत मजबूती के साथ खड़े होकर ये कहने की जरूरत है, जो सच है वो सच है। अगर हम आज खड़े होकर अपनी बात अगर निष्पक्ष तौर पर नहीं कह सकते हैं, तो फिर हम कभी भी अपने आप को पत्रकार कहलाने के लायक नहीं होगा। और इसकी जो कुछ भी कीमत होनी चाहिए, वो सब कीमत हम सब लोगों को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर करनी पड़े तो करनी चाहिए। जी अजीत जी, अपना आपके पास पंकज सुबीर जी की माँ हॉस्पिटल में है, उस समय निकाल कर आए हैं, तो मेरे ख्याल से पहले उनको अगर बिल्कुल अब ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर मुझे पता नहीं था, माफ कीजिएगा पंकज जी, मैं भी। लेकिन आप अपने को अनम्यूट करेंगे, और आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप साहित्यकार हैं जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था आपने लिखी है, और आप जब बाहर से देख रहे हैं, आपको साहित्य रचना हो, यूं अभी उस पर बात करेंगे, लोग लिख रहे हैं मीडिया पर, न्यूज रूम पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है आज की तारीख में, लेकिन आपको क्या दिख रहा है इस समाज को साहित्यकार की नजर से जब आप देखते हैं? ये मीडिया बाहर से कैसा दिख रहा है? जैसे हमने कहा अभी कि आपको दिख रहा है कि गिद्ध बैठे हैं, कुछ भी नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, या आपको कोई रोशनी की किरण भी दिख रही है? जी, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं कि माताजी की तबीयत खराब है और मैं हॉस्पिटल से ही ये लाइव में ज्वाइन हुआ हूं, तो बस हाथ में मोबाइल लेकर ही कर रहा हूं जैसे तैसे करके। और चूंकि मुझे आना ही था, तो मैंने मुकेश जी से प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करके आऊंगा, जैसे ही डॉक्टर विजिट करके निकल जाएंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो
इसलिए थोड़ा सा देरी से आया हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और जो आपने पूछा, मैं चूंकि जब मैंने शुरुआत की थी लेखन की, उस समय मैं पत्रकारिता से ही जुड़ा रहा, शुरुआत के 10 सालों तक पत्रकारिता की। और उस समय ऐसा लगता था मुझे कि ये जो आज हो रहा है, इसके संकेत कहीं ऐसे मिलने शुरू हुए थे कि ये एक ढलान पर ये कारवां आ चुका है, जहां से केवल एक खाई की तरफ अब ये बढ़ रहा है। तो उस समय मैंने पत्रकारिता से बाहर आकर और फिर लेखन से जुड़ गया। लेकिन जो आप जो कहते हैं कि बाहर से खड़े होकर जो देख रहे हैं और उसमें कुछ रोशनी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, या जो कुछ बहुत गंदा हो गया है ये कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, तो सच मानिए तो मुझे तो वही लगता है कि कहीं कहीं रोशनी की जो कहीं कहीं सुराख में से जो छोटी छोटी किरणें आ रही हैं, मुझे लगता है कि उन किरणों के सहारे ही ये अब कठिन और अंधेरी रात पार होगी। अजीत अंजुम जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, आशुतोष जी हैं, ओम थानवी जी हैं, और आप सब लोग कहीं कहीं जो छोटी छोटी सी, भले ही मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी मोमबत्तियां लेकर खड़े हैं इस गंदे और इस नंगे समय में, तो मुझे लगता है कि उसको देख देख कर ही ये रात काटने की स्थिति बन रही है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। जो हम जिस निराशावादी समय की बात कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ आशावादी जो चीजें दिखती हैं। मेरे एक परिचित हैं, मैं उनके घर बैठा हुआ था, वो शासकीय अधिकारी हैं और बड़े जिला स्तर के शासकीय अधिकारी हैं। दोपहर का समय था, मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था। उनके एक मित्र सपत्नीक वहां पहुंचे, दोपहर का समय था, और उनके मित्र ने आकर कहा कि उनके मित्र जुडिशियल में अच्छी पोस्ट पर हैं। तो उन्होंने आके कहा कि आपके यहाँ पर वो स्मार्ट टीवी है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा यूट्यूब लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं बाकी कुछ देखना, कह रहे नहीं यूट्यूब लगा दीजिए, अजीत अंजुम जी को सुना दीजिए हमें, हम वही सुनने आए हैं आपके यहाँ, कहीं से गुजर रहे थे। तो मुझे ये लगा कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये जो सच बोलने वाले लोग हैं, इन पर नजर समाज की पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, इनका जो 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 ये काम कर रहे हैं वो नोटिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको शायद दिल्ली में बैठकर ऐसा लग रहा होगा कि अजीत अंजुम जी का या आशुतोष जी का या मुकेश जी का या ओम थानवी जी का काम नोटिस नहीं हो रहा है। असल में हो ये रहा है कि एक प्रचार तंत्र है जो बहुत जोर से प्रचार कर रहा है कि इनके ऊपर किसी की नजर नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं, झांक कर घरों के अंदर देखते हैं, तो हम देखते हैं अजीत अंजुम जी के जो व्यूज आ रहे हैं इतने, वो ऐसे ही तो नहीं आ रहे हैं। कोई तो देख रहा है, कोई तो नजर रख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो काम हो रहे हैं, ये काम बहुत सही दिशा में हो रहे हैं। और अब जबकि लोग उस अफीम के नशे से थोड़ा जाग रहे हैं, मैं समाज में संकेत देख रहा हूं कि कई सारे ऐसे लोग जो कि 2 साल पहले बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर थे, वो आज की तारीख में कुछ बातें कर रहे हैं। उनके मुंह से इतना निकल रहा है कि यार कीलें तो नहीं लगानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये एक टर्न की शुरुआत है। अगर वो एक बहुत अंधभक्त अगर ये कह रहा है, अजीत अंजुम जी के पहल पर अगर वो ये कह रहा है कि यार कीलें नहीं लगानी चाहिए थी, ये ऐसा तो नहीं होता है, ये तो लोकतंत्र नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। और यही मुझे बाहर से दिख रहा है। मैं बहुत निराशावादी नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये जो काम चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उसका। वो कारपोरेट घराने जो आज की तारीख में मीडिया को चला रहे हैं, उनके यहाँ पत्रकार नहीं है। बार बार आप पत्रकार शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो पत्रकार है, वो कर्मचारी है। और वो कर्मचारी वही कहेंगे जो कारपोरेट उनके लिए कहेगा। तो उनसे हम किसी तरह की उम्मीद बांधकर बैठे भी नहीं है। हमें तो उम्मीद ऐसे ही लोगों से है जो कि स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। जब मैं पत्रकारिता में आया था तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज, जब तक तुम्हारे घर के कांच नहीं फूट जाए, तुम्हें रास्ते में कोई पीट ना दे, तब तक मत समझना कि तुमने कुछ अच्छा लिख दिया है। जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन समझ लेना कि पत्रकारिता में कुछ कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जब अगर मैं उनकी बात याद रखता हूं तो मुझे लगता है कि ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सही समय पर कर रहे हैं। यही सही समय है। और मैं बिल्कुल निराशा में नहीं घिरा हुआ हूं, क्योंकि मुझे समाज में संकेत दिख रहे हैं कि लोग पलट रहे हैं। एक पलट रहा है, 2 पलट रहा है, लेकिन ये जो पहल हो रही है, आप एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, जो 100 में से 100 झूठ बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। उनके सामने अगर अजीत अंजुम जैसे जी लोग आकर खड़े होंगे और वो 100 बार जब झूठ कहा जाएगा तो इधर से 1000 बार सच को कहेंगे, तो मुझे लगता है कि उस सच का असर होगा
और उस सच का असर होता दिख रहा है। रात बहुत अंधेरी है, बहुत घनी है, बहुत लंबी हो रही है, लेकिन वो जो रोशनी के छोटे छोटे सुराख हमें दिख रहे हैं, वो हम उन्हीं के दम पर इस रात को काटेंगे। हमें उस सुनहरे चांद की जरूरत नहीं है जो कारपोरेट के उजाले से चमक रहा है। हमें तो इस छोटी सी मोमबत्ती की जरूरत है जो कहीं दूर जल रही है और जिसका उजाला हम तक पहुंच रहा है। तो मैं तो चूंकि साहित्य से आता हूं, लेकिन जो आप सारे पत्रकार यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सब वही लोग हैं जो कि इस अंधेरे समय में अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो मैं केवल यहाँ इतना सा कहने के लिए अस्पताल में से समय निकाल कर आया था कि नहीं, बिल्कुल मत सोचिए कि आप पर नजर नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए कि परिवर्तन आपके द्वारा नहीं आ रहा है, परिवर्तन आपके द्वारा ही आ रहा है। मुकेश जी, आपकी किताब मुझसे 3 शासकीय अधिकारी ऑफिस आकर लेकर गए हैं कि भाई इसे पढ़ना है और जरूर ही पढ़ना है हमें। वो शासकीय अधिकारी जिनके सर पर हमेशा सरकारों की, हमारे मध्य प्रदेश में तो उन्हीं की सरकार है ना, तो उनके सर पर तो तलवारें लटकी हैं, फिर भी वो हाथ में किताब लेकर बाहर निकलने की हिम्मत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने बदल दिया है, मानस को बदल दिया है, अंदर से बदलाव ला दिया है आपने। बस ये बदलाव फूट कर लावा बनकर उठनेगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, लेकिन आपका काम राइट डायरेक्शन में हो रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं आप सबको, और केवल सैल्यूट करने के लिए यहाँ आया था, इतना ही मुझे कहना था बस। जी धन्यवाद पंकज जी, आपने मतलब न सिर्फ मुकेश जी का बल्कि हम सबका हौसला बढ़ाया। और अब मैं अजीत अंजुम के पास चलना चाहता हूँ। अजीत अंजुम कहते हैं, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के के बात कहने करने की नहीं आदत नहीं मेरी। तो हिम्मत आदत से नहीं सच रही कहने है। में लोग, हाँ, दुष्यंत कुमार की बहुत चर्चित लाइन है, ये जो लेकिन आपने अपनी टैगलाइन के तौर पर लगा रखी है, इसलिए मैं, और आपसे 3-4 सवाल है मेरे, लेकिन टेलीविजन में जैसे होता है छोटे छोटे में पैकेज के अंदर ही सारे जवाब दे दीजिएगा। एक तो पंकज जी ने कहा, देखिए रोशनी है और रोशनी की किरण दिख रही है। आपने जिस अंदाज में टेलीविजन अपना यूट्यूब चैनल चलाया है वो बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट है। तो जनता की बेहद मांग पे वाला वहां चल रहा है कि जबरदस्त गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली के दिन याद आते हैं उसको देख के। लेकिन जो दूसरी बात पंकज जी कह रहे हैं कि लोग पलट रहे हैं, लोग इस निजाम से नाराज हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, इससे उम्मीद बनती है। मुझे एक दूसरी चीज दिखती है, यूट्यूब पर भी तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे लोगों से परेशान हम टेलीविजन चैनलों में, स्टूडियो में हैं, ऐसे ही लोग यूट्यूब पर भी हैं, और वो यहाँ भी उसी तरह के कांड करने में लगातार लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, और उनको समर्थन भी मिल रहा है, प्रश्रय भी मिल रहा है। यहाँ और कल को निजाम बदल जाएगा, मान लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि आज मोदी जी की सरकार चली जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। इनकी जगह जो कोई और आके बैठेगा, ये सारे लोग जो आज इनकी प्रशस्ति में लगे हैं वो उनकी प्रशस्ति में लग जाएंगे। तब भी क्या जनता की बात करना इतना आसान हो जाएगा? या जनता की बात करना, अपनी बात करना, जो बात आज आप कर रहे हैं, ये करना ऐसा ही मुश्किल रहने वाला है, बल्कि और मुश्किल होने वाला है। और उस चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाएगा? देखिए, आपने जो सवाल किया, पहले तो मुकेश जी का धन्यवाद भी कि ऐसे वक्त में ये किताब इनकी आई है, हालांकि लेखों का संग्रह है, और मैं देख रहा था मोटे तौर पर इनके लेख 2016, 17 और 18 के शुरुआती महीनों के हैं। और इस 2 साल में, बल्कि 2 साल से ज्यादा हुआ, इसमें 3 साल हो गया लगभग, 3 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया है, और बहुत गंदा पानी भी बह गया। गंगा कितना प्रदूषित है आप जानते हैं, और जो मौजूदा निजाम है वो गंगा का ही जिक्र करते हैं, उनकी नियत गंगा जैसी साफ है। इसी तरह की बातों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, तो नियत और गंगा के जल का रिश्ता क्या है समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुकेश जी बहुत मेरे ख्याल से कई सालों से, 10 साल से ज्यादा हुआ होगा या 15 साल हुए होंगे, मीडिया पर लिखते रहे। हंस में मैं उनका पढ़ा करता था, हालांकि कई बार लगता था कि हम लोग भी उस आलोचना के शिकार हैं, चूंकि टेलीविजन चैनल का वो दौर था 5, 6, 7, 8, जिसका जिक्र संक्षिप्त में आशुतोष ने किया। टीआरपी के लिए बहुत कुछ ऐसे कंटेंट होते थे जो तब हम लोग भी असहमत होते थे, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ, 2014 और 2014 के बाद। और चूंकि दुष्यंत कुमार से आपने उनके शेर का जिक्र किया, और मैंने वही टैगलाइन अपने उसमें लगाया हुआ था ट्विटर पर, तो दुष्यंत की ही एक लाइन है, चूंकि आपने निजाम की बात की, सत्ता की बात की, सुबीर जी ने भी कहा, तो दुष्यंत की ही लाइन है, रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया,
इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। मौजूदा दौर में ये हुआ कि जो रहनुमा है, सत्ता के रहनुमा, उनकी अदा पर, उनकी हर अदायगी पर, अदा और अदायगी ही बोलूंगा क्योंकि जब केदारनाथ जाते हैं तब भी ध्यान गुफा में जब होते हैं तो कैमरा सामने होता है और एक अधखुली आंख की नजर कैमरे पर होती है। दुनिया के हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो भी नजर कैमरे पर होती है, सदन में होते हैं तो नजर कैमरे पर होती है, और जो कुछ भी होता है बहुत कुछ कैमरे के लिए होता है। और कैमरा किसका है? मीडिया का है, टेलीविजन चैनल का। और टेलीविजन चैनल के लिए उनका हर कुछ कहना, उनकी हर अदा घंटों के प्रोग्रामिंग के लिए मुफीद होता है और वो प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन सवाल उठता है 2014 के बाद मीडिया में क्या बदला। थोड़ा सा जिक्र कई लेखों में मुकेश जी का 17, 18, 19 में है, मैं मोटे तौर पर देख रहा था। लेकिन उसके बाद और ऑफलेट 3 साल में और देखें, और जब हम मीडिया की बात करते हैं, ये सही है कि 2014 के पहले ऐसा नहीं है कि मीडिया में सब कुछ सफेद था और उसके बाद स्याह हो गया, काला हो गया। उसके पहले भी बहुत कुछ था। हम ओम थानवी जी हम लोगों से बहुत सीनियर हैं और हम लोगों से 100 गुना पढ़ा देखा समझा होगा उस दौर को। और हम इमरजेंसी के दौर में, मैं पत्रकारिता में नहीं था लेकिन तब सुनता था कि जब इंडियन एक्सप्रेस मुखालफत कर रहा था, कुलदीप नैयर जैसे लोग थे, बहुत स्टेट्समैन के रिपोर्टर्स थे, बहुत ऐसे जर्नलिस्ट थे जो इंदिरा गांधी की उस इमरजेंसी की मुखालफत कर रहे थे, प्रेस क्लब में मीटिंग्स कर रहे थे। तब भी खुशवंत सिंह थे जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और लिख भी रहे थे, और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे संस्थान में संपादक की नौकरियां भी जा रही। तो लेकिन गिनती के तादाद में देखें और पत्रकारों की हैसियत के तादाद में देखें तो 2014 के बाद क्या बदल गया। 2014 के पहले भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो उनकी तादाद और 2014 के बाद जमीन आसमान का फर्क ये हुआ कि तब अगर कुछ लोग थे तो चिन्हित थे। हम जानते थे कि ये सत्ता के चाटुकार हैं, या जिसको कहते हैं किचन कैबिनेट के सदस्य होंगे, किसी के कोठरी के सदस्य होंगे, किसी नेता से इनके अच्छे रिश्ते, वो घोषित तौर पर सर्वविदित थे, वो चेहरे, वो नाम, वो रिपोर्टर। लेकिन 2014 के बाद मुश्किल होगा कि आप पहचान करें। बहुत चंद लोग, कुछ नाम थानवी जी ने गिनाया, ऐसे कुछ लोग और हो सकते हैं रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों में। लेकिन आप ऊपर बैठे लोगों को देखें चैनल्स और अखबारों में तो आपको नजर आएगा कि क्या स्थितियां बदल गई। और उसको ऐसे समझें कि अगर, जैसे सही कहा थानवी जी ने पक्षधरता और स्टैंड लेने की बात, मैं तो कहता हूं कि नहीं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं। और आज निष्पक्ष होना ही बड़ा सवाल। वो दिनकर की लाइन है ना, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और दूसरी लाइन अवतार सिंह पाश की कविता है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तो बीच और तटस्थ, मुझे तो लगता है ये वक्त ही नहीं है बीच में रहने का और तटस्थ रहने का। क्योंकि आज का दौर, जब हाथरस में किसी लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उस गैंगरेप के तमाम सबूत सामने आते हैं, आधी रात को लाश जलाई जाती है, 200-400 पुलिस वाले, 4-6 थाने के, 10 थाने के पुलिस वाले वहां मौजूद होते हैं, डीएमएसपी जबरन किसी की बेटी की लाश को फूंक देता है, वो परिवार वाला अपनी बेटी के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होता है, उसका चेहरा नहीं देख पाता है। और तब क्या होता है, एक दिन के बाद दिल्ली से कई मीडिया के नामचीन चेहरे एंकर्स वहां पहुंचते हैं और पंचायत लगाते हैं आरोपियों के पक्ष में, और 7 दिन तक ऐसी लीपापोती होती है, कोशिश होती है कि उस पीड़िता का चरित्र हनन किया जाए। आप जरा सोचिए कि वहां निष्पक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे? और लोगों ने क्या स्टैंड लिया और क्या दिखाया उस दौर में। अगर जो भी 1-2 चैनल होंगे है जो अच्छा काम कर रहा होगा और कर रहा था, लेकिन मैं ज्यादातर चेहरों की बात, ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी किसान आंदोलन का जिक्र आशुतोष जी ने भी किया और लोगों ने भी किया। किसान आंदोलन को मैंने तो करीब से देखा, 80 दिन 85 दिन से मैं भी कवर कर रहा हूँ। बुरा हाल है कि कोई चैनल का रिपोर्टर, जो 5-7 चैनल हैं, उनके 50 एंकर और रिपोर्टर और वो चेहरे जा नहीं सकते उनके बीच। माइक आईडी छिपा कर जाते हैं, माइक आईडी हटाकर जाते हैं। और जाते क्यों हैं? क्योंकि वो खोजना चाहते हैं ऐसा कोई लूप होल्स, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई किरदार जिसके जरिए कह सकें कि आंदोलन देशद्रोही लोगों का है, मुट्ठी भर लोगों का है, इनके पीछे किसकी फंडिंग है, इसके पीछे खालिस्तानी है, चीनी है, जो भी है। तो वो इसी कोशिश में बीते 80-85 दिनों से लगे। ये अलग बात है कि 26 तारीख को कुछ घटना हुई, लेकिन वो नहीं होती तो क्या उन्हें खालिस्तानी और देशद्रोही नहीं कहा जा रहा था? क्या उसके पहले देश के राष्ट्रीय चैनल के 2-3 चैनल पर और उसके जो चीफ एडिटर थे उस तरह की मुहिम नहीं चला रहे थे? चला रहे थे, और अभी आप देखें तो उस मुहिम की पराकाष्ठा है। तो सवाल उठता है, ये मीडिया की भूमिका अगर हुई तो ऐसी स्थिति 2014 के पहले नहीं थी।
2014 के पहले 11, 12, 13, 14 जितने घपले घोटाले हुए यूपीए 2 का, उसको एक्सपोज मीडिया ने किया। वही अर्नब गोस्वामी, जो मैं मानता हूं कि मीडिया के पतन का रसातल से भी नीचे अगर कोई तल होगा तो उस तल तक पहुंच चुका है वो शख्स, और ऐसे बहुत सारे। लेकिन वही उस समय हीरो था। उस समय सारी करतूतों का खुलासा इसी मीडिया ने किया, क्योंकि मीडिया में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, अगर हो सकता है उनकी सत्ता से सेटिंग हो, लेकिन एक पत्रकारिता में इतना स्पेस था कि आप ऐसे लोग मार्जिनलाइज थे, और जो लोग सरकार की नीतियों में खामियां उसको एक्सपोज करना चाहते थे, उनके लिए जगह थी। आज क्या स्थिति है? मैं तो कहता हूं यही आंदोलन, आलोक जी, अगर 2014 के पहले होता, अन्ना आंदोलन से बड़ा आंदोलन है। इस संदर्भ में लोगों की तादाद की बात कर रहा हूं, लोगों की नुमाइंदगी की बात कर रहा हूं। जो आंदोलन जंतर मंतर और रामलीला मैदान तक सीमित था, उसमें कुछ हजार लोग वहां रेगुलर होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग रोज विजिटर थे। यहाँ लाखों लोग दिल्ली की सीमाओं पर 90 दिनों से बैठे हैं, सर्दी, गर्मी, सर्दी, बारिश, ठंड, शीतलहर में। लेकिन अगर ये आंदोलन 2014 के पहले होता तो क्या होता? जितने 2 दर्जन चेहरे गिन लीजिए, सारे चेहरे उनके बीच होते, जिमी जिप होता, मल्टी कैम होता, लगातार लाइट और साउंड के साथ शूटिंग हो रही होती। क्योंकि टेलीविजन के लिए, अगर उसको तमाशा कहें, अगर उसको इवेंट कहें, इससे ज्यादा इवेंटफुल कलर्स और विजुअल्स टेलीविजन को नहीं मिल सकते जो इन आंदोलन में है। लेकिन उन्हें विलेन खोजना है, उन्हें इनमें खलनायक खोजना है, क्योंकि इनमें नायक खोजने का मतलब सत्ता प्रतिष्ठान को नाराज करना है। क्योंकि उनके लिए एक ही नायक है, जिस नायक का नाम है नरेंद्र मोदी। उस नायक के बरक्स कोई खड़ा नहीं हो, उस नायक के नायकत्व को चुनौती न दे, ये जिम्मेदारी मीडिया ने उठा रखी। और जब ऐसी जिम्मेदारी मीडिया ने उठा रखी, मीडिया के बड़ा तबका शामिल है, मैं इसमें कोई एक दो लोग नहीं है, बड़ा तबका है कि मीडिया का तबका, और कई बार उसका नाम हटा दे, आपको पता नहीं चलेगा कि संबित पात्रा का ट्वीट है या किसी पत्रकार का ट्वीट है। नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। आज ही जैसे थोड़ा सा आपने जिक्र किया, मैंने भी सुबह लिखा है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो रही है, और उसके बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। एक चैनल के एंकर का वीडियो वायरल है जिसमें वो लॉजिक दे रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत या तेल की कीमत बढ़ना क्यों जरूरी है, आपके लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये पैसा खर्च होता है और इसलिए जरूरी है, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 2014 के पहले को ऐसे जस्टिफाई करे? और करता तो सारे पत्रकार उसके खिलाफ होते। आज की स्थिति क्या बदल गई कि बहुत बड़ा तबका एक ही तरफ है, और हम सब 4-5 लोग जो यहाँ दिख रहे हैं, ज्यादातर लोग एक तरह से मार्जिनलाइज है नंबर्स में। ये नहीं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आशुतोष की आवाज सुनी नहीं जा रही है, रवीश की आवाज दुनिया भर में सुनी जा रही है। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि नंबर्स में उनकी तादाद कितनी हो गई। यही बहुत बड़ा बदलाव हो गया इस दौर में, और जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो मुकेश जी की किताब है मीडिया का माया जाल, मैं तो कहता हूँ आज के दौर में सत्ता के सामने रेंगता या सत्ता के सामने सरेंडर करके जमीन पर लौटता मीडिया, ये बड़ा विषय हो गया। उसमें मीडिया की भूमिका इतनी, क्या बोले, कि समाज को बांटने के संदर्भ में कुछ बातें, आशुतोष जी ने भी तबलीगी जमात या हिंदू मुसलमान की बातें की, उस पर तो बहुत सारे डेटा कई बार आते हैं कि एक साल में अगर 365 या 300 डिबेट किसी चैनल ने किया तो 80% 90% डिबेट उसको हिंदू मुसलमान पे करना है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है 25 दिन से, लेकिन चूंकि अमित शाह, मोदी और विजय वर्गीय और बाकी लोगों की भूमिका बंगाल में है, क्योंकि ममता बनर्जी से चुनौती है, तो सबके विषय ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी नहीं है, उसमें गवर्नेंस नहीं है, उसमें बीजेपी के वादे या बीजेपी क्या कर देगी ये नहीं है, वहां भी हिंदू मुसलमान है। सबके चैनल पर वही बहस हो रही है, और उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। वो फर्क मिट जाता है कि वो पत्रकार है, पक्षकार है, बीजेपी का प्रवक्ता है। अब जब सरकार का कृषि कानून आया, मैंने देखा, एक छोटी सी खबर आपको मिसाल देता हूँ, बिहार में मुजफ्फरपुर में, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले की या 2 महीने पहले की बात होगी शायद, मुजफ्फरपुर में किसी किसान ने गोभी की पैदावार हुई, उसकी फसल ज्यादा हुई और बिक नहीं पाई, उसकी फसल गोभी बिक नहीं पाया उसका, वो हताश होकर अपने खेत में गोभी पर ट्रैक्टर चला दिया उसने। ऐसी तस्वीरें हमने बीते दशकों में कई बार देखी है। नासिक में सड़क पर ट्रक भर के प्याज फैला दिया, ऐसे बहुत बार देखा जब किसी की फसल नहीं बिकती है उस हताशा में। तो गोभी पर ट्रैक्टर का वो विजुअल चला, 1-2 मिनट का विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अचानक अगले दिन खबर क्या आई, रविशंकर प्रसाद ने उस वीडियो को देखकर किसान को बात की, और एफपीओ के जरिए उस किसान का या उस गांव के किसी किसान का बाकी गोभी आकर दिल्ली में 100 रुपए किलो बिक गया। और ये 10 पत्रकारों ने एक साथ ट्वीट किया, और उन पत्रकार में 5-7 चैनल के एंकर्स हैं, और बताया कि इस कानून के फायदे क्या है,
कैसे गोभी बिक गई उस किसान की जो हताश होकर ट्रैक्टर चला रहा था। लेकिन आप जरा देखिए इसमें लूपहोल्स क्या है। अब वो एक तस्वीर अगर दिखी तो लोगों को लगने लगा बात तो सही है, ये कानून इतनी ताकत देता है कि जिसकी 3 रुपए किलो गोभी नहीं बिक रही थी उसके 80 रुपए बिक गई। लेकिन क्या ये सच है? अगर एक मंत्री ने प्रोपेगेंडा के लिए अगर ताकत लगाकर, सिस्टम लगाकर उसकी गोभी यहाँ बिकवा दी, तो क्या ये बिहार में गोभी पैदा करने वालों की है हकीकत है? दुर्भाग्य है कि पत्रकार ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं और सबने किया। ऐसी खबरों की बात करने लगे आलोक जी, तो ऐसी न जाने कितनी खबरें हैं जो देखकर सर पीटते हैं हम लोग कि अरे कहां से आए। एक साथ व्हाट्सएप पर सबके पास पहुंचता होगा, कहां से पहुंचता है हम लोग जानते हैं, क्योंकि टीवी 9 लॉन्च कर रहे थे, हमने वो दौर देखा, हमने वो सोर्स भी देखा कि कहां से आता है। कीप दिस नैरेटिव ऑन, और वो नैरेटिव कैसे ऑन हो जाता है और उसमें सारे चैनल के लोग एक ही तरह से बात करने लगते हैं सुबह 9-10 बजे। तो वो इनसाइडर आउटसाइडर होने के नाते दोनों पक्ष मैं जानता हूँ, आशुतोष जी भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, और आप भी एक सिस्टम का हिस्सा रहे। पता नहीं आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहे कि नहीं। हम लोगों को कभी ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहने लायक माना नहीं गया, इसलिए हम लोग किसी ग्रुप में रहे नहीं। लेकिन देखा, और देख के बहुत ये लगा कि ये दौर मतलब अच्छा है कि हम लोग निकल गए, और बहुत खुशनसीबी है कि इस दौर को बाहर रहकर देख रहे हैं, अंदर रहकर नहीं देखा। थोड़ा बहुत देखा और उस टॉर्चर का एहसास जब हुआ तो निकल गए। लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक दौर है, और मैं बहुत आशावादी नहीं हूं, थोड़ा तो हूं आशावादी इस सेंस में कि हाँ, अगर सरकार समर्थित मीडिया, सरकारवादी मीडिया, मोदीवादी मीडिया, जो भी कहें इसको, वो अगर बहुत तथ्यों को छिपाने की कोशिश करता है या नैरेटिव बदलने की कोशिश करता है, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है कुछ सालों में, 2-3-4-5 सालों में, कि उस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव गढ़ सकता है। ये हमने किसान आंदोलन में भी देखा, और ऐसे अलग अलग हाथरस मिसाल है, उन्नाव मिसाल है। अभी क्या हुआ उन्नाव में, तो चलिए अभी खबर कुछ देर पहले आ गई कि एक तरफा प्यार का मामला था और उसको जहर दिया गया, और जिसमें 2 लड़कियां मर गई है, और एक की वो स्थिति है। नहीं तो इसमें भी मैं तो कल ट्विटर पर लिख रहा था कि इंतजार करिए कि 5-6 राष्ट्रवादी चैनल जाकर लड़कियों का चरित्र शुरू करेंगे। तो जहां आप इसी नैरेटिव को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं जो सरकार को सूट करे, इससे बुरा दौर, माफ करिए, इमरजेंसी में भी नहीं था। इमरजेंसी मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा होगा, ओम थानवी जी ने। इमरजेंसी में अगर सरकार का अंकुश, सरकार का शिकंजा चैनल तो था नहीं, मीडिया पर था, अखबारों पर था, तो बड़ी तादाद पत्रकारों की मुखालफत करके उनके खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। आज आपने स्वतः उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस समय तो थोपा हुआ था, उस समय तो दुनिया जानती थी कि ये इमरजेंसी है और अखबारों पर अंकुश है। आज तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप खुश हैं। आप जिसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, तो आपने सरकार के पक्ष में सेल्फ रेगुलेटरी ऑथोरिटी, सरकार को मान के आप रेगुलेट हो गए सरकार के पक्ष। तो इससे बुरा दौर क्या हो सकता है कि आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के लिए भक्ति भी कर रहे हैं, सरकार की चाटुकारिता भी कर रहे हैं, सरकार के एजेंडे को भी बढ़ा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और हम पत्रकार हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत चिंताजनक है, और मैं इससे बहुत थोड़ा सा नाउम्मीद होता हूँ कि वक्त लगेगा, बहुत आसान नहीं है। जब कुएं में भांग पड़ी है और उस भांग का हर आदमी एक एक लोटा रोज सुबह शाम पी रहा है, तो बाहर लगे चापाकल से हम आप पी के कितना स्वस्थ रहेंगे, इसका मुझे अभी अंदाजा नहीं। जी, तो ये सही बात है, चुनौती बहुत बड़ी है। और जब आप बात कर रहे थे तो मुझे मुकेश जी की किताब में न्यूज चैनलों पर होली परेड नाम का एक लेख है, वो याद आया, और ये 2016 का लिखा हुआ है। लेकिन बिल्कुल यही जिक्र है कि साहब कैसे नैरेटिव सेट होता है। ये पढ़ने के लिए मैं पढ़ के नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन अंकुर के पास सवाल हैं, उन सवालों पे जाएं। उससे पहले मुकेश जी के पास एक छोटी टिप्पणी, क्योंकि अभी तक उनकी बात खुल के आई नहीं है। मुकेश जी, ये जो न्यूज चैनलों पर होली परेड आपने लिखा जिस वक्त, तो इस परिस्थिति का पूर्वाभास था? जैसे 1984 1984 लिखते वक्त ऑरवेल ने नहीं सोचा होगा कि वो कहाँ पहुंचने वाली है दुनिया, लेकिन हमने वो सब अब साकार होते हुए देख लिया है। तो आप जब न्यूज ये होली परेड लिख रहे थे, तो आपको ये सब दिख रहा था, या उस वक्त तक ये एहसास कहीं होने लगा था, इस अंदाज में काम चलने लगा था? अनुज जी, हम सब लोग किसी चैनल के हिस्से रहे हैं, हम लोग उनकी न्यूज प्लानिंग के हिस्से रहे हैं। आपकी आवाज फिर दब गई है, आवाज दबाई ना जाए। हम सब लोग न्यूज चैनल के हिस्से रहे हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि न्यूज चैनल में
खबरों की प्लानिंग कैसे होती है, खबरों को चुनने बनाने के प्रति कौन कौन से नजरिया इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि अगर किसी अवसर पर कुछ आपको करना है विशेष, तो क्या क्या आइडिया आ सकते हैं। और उन्हीं आइडिया को लेकर मैंने ये व्यंग्य लिखा है, कि होली के मौके पर लिखा गया था। लेकिन मैं 2-4 चीजें और जोड़ना चाहता हूँ इस किताब के बारे में। देखिए, ये अभी अंजू ने कहा कि पिछले 2-3 साल के दौर की के लेख इसमें शामिल हैं निश्चित रूप से। लेकिन इस दौर में मैं 3 पत्रिकाओं में कॉलम लिख रहा था, पाखी में, नया ज्ञानोदय में, और उनमें और दूसरे एस्पेक्ट जो इसमें नहीं है और अभी तक लिख रहा हूँ। तो जो दूसरे एस्पेक्ट हैं उन पर उम्मीद करते हैं कि आने वाली किताबों में आपको और सामग्री मिल जाएगी। लेकिन आइडिया ये था कि मीडिया की आलोचना एक जरूरी कर्तव्य है, काम है, ताकि लोग उसको समझें करीब से। उसको ये ऊपर आमतौर पर हम लोग जब बैठते हैं तो लोग एंकर की आलोचना कर देंगे, चैनलों पर साधारण सी सटीक टिप्पणी कर देंगे, लेकिन उसके अंदर घुस के देखा जाए कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं जो ये सब करवा रही हैं, कौन से एजेंडे हैं, किस तरह से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जाके मीडिया साक्षरता से जुड़ता है। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में 2 विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ जो मेरे अनुभव हुए हैं उनके आधार पर मुझे लगा कि लोगों को जागरूक बनाना और उसके लिए लिखा जाना लगातार इस तरह की चीजों पर बार बार हैमर करना बहुत जरूरी है। तो ये एक जो प्रवृत्तियां हैं आपने मीडिया इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की, उन सबको थोड़ा सा भीतर जाके उसकी चीर फाड़ करके उसको सामने रखना, ताकि लोग और गहरे होकर सोचें और सोचें कि आखिरकार ये जो एंकर है ये क्या कठपुतलियां हैं, या इनकी इतनी ताकत है, इनकी इतनी सत्ता है कि ये अपने दम पर इस तरह से किसी भी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। और अगर इनके पीछे कोई ताकत है तो वो किस तरह से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंकर है, रिपोर्टर है, या पूरे चैनल का कंटेंट है, और चैनल किस वर्ग के लिए काम कर रहा है, किस वर्ड के लिए काम कर रहा है, कौन से इन चैनलों के अंदर की बनावट क्या है, वहाँ कितना लोकतंत्र है, वहाँ काम करने वाले कितने लोकतांत्रिक हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनके बारे में लोगों तक जाना चाहिए जानकारियां। और दूसरी बात यह है कि ये एक तरह से हमारे समय का मीडिया इतिहास जैसा भी हो गया है। जो भी छात्र हैं, अध्ययन करता है, शोध करता है, उन सब के लिए भी एक सामग्री है कि आप पिछले 15-16 साल हो गए कॉलम लिखते हुए, आपको 15-16 साल का एक छोटा मोटा इतिहास इसके जरिए मिल सकता है मीडिया का। जो लोग भी इसका अध्ययन करना चाहते हैं और उससे ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें बिगड़ी। अभी थानवी जी ने कहा, आप लोगों ने भी कहा कि अचानक आकर सारी चीजें खराब नहीं हुई है, लगातार होती रही। और वैसे 2014 एक दूसरा समय है और 1991 एक पहला समय। 1991 के बाद एक गिरावट शुरू हुई और 2014 में दूसरे तरह की गिरावट उसमें शामिल हो गई, और ये महागिरावट का हिस्सा है, महापतन का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें, और उसको वैश्विक संदर्भ में भी देखना कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ की प्रवृत्तियां वहां से कैसे जुड़ रही हैं। जो जाने वाले मीडिया पर लिखने वाले लोग हैं, नोम चॉम्स्की हैं, अडोर्नो हैं, ये तमाम लोग हैं, उन्होंने मीडिया और मीडिया के साथ समाज के संबंधों को किस तरह से देखा है, किस तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया का आखिरकार स्वामी कौन है, कैसे निर्धारित होती है चीजें। ये एंकर रिपोर्टर निर्धारित करने वाले नहीं है, ये जैसा अभी कह रहे थे पंकज सुबीर, ये सब तो कर्मचारी हैं, ये आदेशों का पालन कर रहे हैं, ये पत्रकार भी नहीं। तो ये सारी चीजें खोल कर रखने का मकसद है इन तमाम लेखों का, इन किताबों का। इसके पहले भी मेरे संकलन आ चुके हैं इसी तरह के लेखों के, पहले जो हंस में प्रकाशित हुए उनका भी। तो मेरे कहने का मतलब एक तरह की संदर्भ सामग्री भी है ये, जो लोग भी मीडिया का अध्ययन करना चाहते हैं। जी अंकुर, आप सवाल लें इससे पहले मैं थानवी जी से एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा ये जानने में दिलचस्पी है। थानवी साहब, आप क्योंकि देखिए आपने हमारे जैसे लोगों को पत्रकारिता में आते हुए देखा है। जब हम आए हैं, जब आप आए थे तब की बात कुछ और थी,
और उसके बाद मैंने भी पिछले 30 साल में बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को आते हुए देखा है। एक फर्क मैंने देखा जब मैं टेलीविजन में आया हूँ, उसके बाद खास तौर पे जो नए लोग आते हैं वो बहुत ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर आने वाले उसमें बहुत ज्यादा संख्या में आते रहे हैं। हालांकि इसके बीच में बहुत से अच्छे लोग भी आते हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई मुझसे पूछता है कि बच्चे को मीडिया में भेजना है, तो मैं आमतौर पर पिछले कई सालों से उसको कहता रहा हूँ, भाई क्यों ऐसा काम करवा रहे हो। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपके सामने आ रहे हैं, जो नए बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी में छात्र आ रहे हैं, इस वक्त वो क्या मन में, क्या इच्छा, क्या सपने लेकर आ रहे हैं? क्या वो इस मीडिया के मायाजाल के लिए तैयार होकर आ रहे हैं, इक्विप होकर आते हैं कि वो इस तरह के युद्ध के मैदान में उतरने जा रहे हैं और वो वहीं यहाँ इसी तरह की तलवारें चलाएंगे, या उनके मन में कुछ और सपने होते हैं जो इस तरह के न्यूज रूम्स में घुसते ही बिखर जाएंगे? एक तो आप मुझको इतना बूढ़ा मत मानिए, हम बहुत इतने फासले वाली पीढ़ी के नहीं हैं, है ना। और हम लोग लगभग साथ ही काम करते रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। अब जैसा भी जितना मंच है पढ़ाने बढ़ाने का जो काम है, उसके बीच में जब मौका मिलता है तो ट्विटर पे भी मैं अपनी बात कहता हूँ, और भी कोई अगर मौका मिले, अभी भी जैसे अपनी बात कह रहा हूँ, तो कई बार लोग कहते भी कि कुलपति हैं, तो अब आप, मैं कह रहा हूँ कुलपति इसलिए हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, तो मैं बोलना सिखाता हूँ, चुप रहना नहीं सिखाता हूँ। तो ये जो आपने कहा, हम लोगों ने जब विश्वविद्यालय शुरू किया और पिछले साल कोरोना के इस महामारी के दौर में, उस वक्त कुछ लोगों ने फेसबुक पे लिखा भी था कि ये कितने लोग आपको छात्र मिलेंगे, क्योंकि नौकरियां कोरोना में बहुत चली गई। तो एक तो मीडिया की साख, क्योंकि हर जगह गोदी मीडिया जो ठीक ही कहा जाता है, तो लोगों, पत्रकारों की साख नहीं है। कोई जमाने में साख थी, कोई ग्लैमर टीवी का, हमारे वक्त में जैसे रेडियो का उस वक्त ग्लैमर था, जो रेडियो का अनाउंसर भी सड़क पे ज्यादा दिखाई देता था, तो उसको लोग रोक के कहते थे जरा पान खा के चले जाइए वगैरह, तो उसका था। उसके बाद टेलीविजन के लोगों का ग्लैमर था। तो धीमे धीमे ग्लैमर तो अब छोड़िए, लेकिन जो बदनामी जिस ढंग की हो गई, उसके बाद में लोग अपने बच्चों को क्यों पत्रकारिता सिखाने के लिए भेजेंगे, या लोग जो हैं युवक किशोर, वो क्यों पत्रकारिता में आना चाहेंगे। तो ऐसा करके लोगों ने लिखा फेसबुक पे, तो हमें भी फिक्र हुई कि नया नया विश्वविद्यालय है और अगर छात्र नहीं मिलेंगे तो कैसा होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सारी हमको जो आशंकाएं थी वो निर्मूल साबित हुई और बड़ी संख्या में छात्र मिल गए। यानी कि हमने ग्रेजुएशन भी चालू किया पत्रकारिता में स्कूल से निकल करके, और 3 साल का पूरा कोर्स, क्योंकि ज्यादातर जो कोर्स आप देखेंगे वो डिप्लोमा है, साल भर के हैं। वो साल भर भी होता नहीं है, 6-8 महीने का मामला होता है कुल मिला के, आगे पीछे अगर आप देख लें तो। लेकिन 3 साल लगातार अगर पत्रकारिता, और पत्रकारिता के साथ में और भी तमाम चीजें होंगी, क्योंकि आप उसको स्नातक की, ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ आ गए। हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम इतने कक्षाएं एक साथ चला सकें, तो लोग आना चाहते हैं। हमको लगा था कि लोग शायद बिदक जाएंगे, तो अगर लोग आ रहे हैं तो आप भी जो है वो उनका स्वागत करें, क्योंकि अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे तो जो बुरे लोगों की तादाद तो वो घटेगी कैसे। लोग आए, लेकिन उन जो लोग आए उनको हम किधर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकारिता की शिक्षा है नहीं, दीक्षा है नहीं, बहुत थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है। कितने अगर आप गिने, एक विश्वविद्यालय भोपाल में है, आप जानते हैं कि वो सरकार बदलती है तो उसके साथ में विचारधारा के हिसाब से लोग भी बदल जाते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सचमुच, मेरी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन मेरा विश्वविद्यालय उस विचारधारा का नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को विवेक दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं, तमाम किस्म की विचारधाराएं पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक समझ जरूर दे सकते हैं कि बेईमानी बहुत है मीडिया में। लोग सरकारी मकानों में रह रहे हैं, सरकार उनको प्लॉट देती है, संपत्ति देती है, और आपका अपना जो कद है राजनीति के सामने बड़ा रहना चाहिए। ये चीजें आप सिखाएंगे। यानी जब मैं अगर लोगों को कहता हूं कि देखिए दिवाली के दिन कोई आपके घर उपहार लेके आता है, तो करप्शन की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई आपको नहीं जानता है, आपके घर उसका आना जाना नहीं है, और वो दिवाली के दिन अचानक कोई चीज लेके आया है, तो जरूर कोई ना कोई उसका मकसद होगा। इसी तरीके से सरकारी सुविधाएं, सरकार क्यों आपको रेल में आधी कीमत पे सफर के लिए कुछ देती है, या क्यों सरकारें आपको रहने के लिए मकान देती हैं। चंडीगढ़ में मैं 10 साल रहा,
भोपाल में, बहुत जगहों पर आप ये पाएंगे। तो मैं ये बात कर रहा था नए छात्रों के साथ, उन्होंने कहा कि हमने तो इस ढंग से सोचा भी नहीं, मान के चलते थे कि ये तो पत्रकार का हक ही है कि उसको जिसको जो मिल सकता है वो ले ले तो वो सफल है, नहीं ले सकता तो कोई बात नहीं। तो ये जो चीज है कि आप किस तरीके से उनमें एथिक्स को लेके, मोरलिटी को लेकर के हम इसकी बहस ही नहीं करते हैं। हम मान के चलते हैं कि तो हमारा हक है कि हमें ये चीज मिल जाए सरकार से, और जो नहीं मिल, जिसको मिलती है वो दुर्भाग्यशाली है। मैं जब एडिटर्स गिल्ड का सेक्रेटरी जनरल था तो उस वक्त मैंने एक प्रस्ताव रखा था। मैंने हमेशा इस चीज का पालन किया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी मुझको बुलावा आया उनके साथ जाने का, मनमोहन सिंह के वक्त भी आया, तो मैंने हमेशा इसका विरोध किया। विरोध क्या किया, मतलब तिरस्कार किया। और संजय बारू जो हमारे संगठन में पहले इंडियन एक्सप्रेस में थे, बाद में मनमोहन सिंह के सलाहकार हो गए थे, उन्होंने मुझे खुद व्यक्तिगत से फोन किया और फोन करके कहा कि आपको चलना चाहिए। 9 देशों की यात्रा पे प्रधानमंत्री जा रहे थे। तो मैंने कहा देखिए, जाने न जाने की बात नहीं है, मैं वैसे ही इतनी दुनिया घूम के आ चुका हूँ, इसका मौका कम लोगों को मिलता है, लेकिन मैं क्यों नहीं जाता हूँ कि ये रिपोर्टर का हक है और उसका हक मार के संपादक साथ में चला जाता है। हमेशा आप पाएंगे बड़े बड़े संपादकों की तस्वीरें, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते थे, अब तो मोदी कहते हैं कि मैं लेके नहीं जाता हूँ, देखिए मैंने बंद कर दिया। उन्होंने बंद इसलिए कर दिया कि उनकी पोल खुल जाती है साथ में, कौन सफर कर रहा है, कौन कौन पूंजीपति और किन किन की सारी उनकी जो दोस्त वगैरह साथ जाते हैं, तो उसके चक्कर में उन्होंने बंद किया। लेकिन जो लोग पहले जाते थे तो उसमें संपादक, बड़े बड़े संपादक, उनकी तस्वीरें छपती थी और वो बड़ी सी कुर्सी जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं और पीछे संपादक खड़े हैं, जैसे स्टेनोग्राफर खड़े हैं। पर रिपोर्टर अगर जा रहा है, वो रिपोर्टर का काम है। तो जो पीएमओ कवर करता था वो नहीं जाता था, हमेशा संपादक जाते थे। मुझको एक ट्रिब्यून अखबार के संवाददाता ने कहा था कि वो 20 साल तक दिल्ली से काम करते रहे, और उन्होंने कहा कि जब भी जाने का मौका पड़ा तो संपादक ही हमेशा वहां पे साथ जाते रहे। ये मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिलसिला हर कोई जानता था। तो मैंने एडिटर्स गिल्ड में एक प्रस्ताव रखना चाहा कि गिल्ड जो है वो इसको लेके सजग रहे और एक प्रस्ताव पारित कर दे कि संपादक नहीं जाएंगे, बल्कि जो पीएमओ कवर करते हैं रिपोर्टर जाएंगे। मेरा साथ लोगों ने नहीं दिया और ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोग नहीं ला सके। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर संपादक अपने कद को लेके चिंतित नहीं हैं तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देने जा रहे हैं। वो लोग आएंगे, लेकिन उनको ये शिक्षा देना कि वो ईमानदारी से काम करें, जुझारू ढंग से काम करें, निडर होकर काम करें। जैसा मैंने कहा कि अजीत अंजुम कर रहे हैं, रवीश कर रहे हैं, अभिसार शर्मा कर रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी कर रहे हैं, निखिल वागले, बहुत से लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। लोग हैं जो 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 काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये नई पीढ़ी के लोग जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, और ये मैंने आपको अच्छी खबर दी है कि काफी लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको सही दिशा मिले और उन्हें कोई कहे कि देखिए क्या चीज है जो खराब कर रही है पूरी बिरादरी को, पूरी ट्राइब को, वो चीज जो खराब कर रही है हम उसको खराब नहीं होने देंगे। तो हो सकता है कि बचाने वाले लोग भी आगे आ जाएं। जी, ये आपने एक अच्छी उम्मीद की किरण के साथ बात को खत्म किया है। अंकुर, अब सवालों पे चलें क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। जी सर, वक्त भी हो चुका है और सवाल भी अब कम ही ले पाएंगे, 1 या 2 सवाल। और उससे पहले मैं अपना सवाल एक छोटा सा पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं भी थोड़ी प्रिविलेज ले लूं। अजीत अंजुम सर, आशुतोष सर से बात शुरू हुई थी और फिर आपसे और थानवी सर तक बात आई, और सबकी बातों में एक बात रही कि उस वक्त की ऐसा था और इस वक्त ऐसा है, और ये बदल गया, अब ऐसा हो रहा है। तो उस वक्त क्या दबाव नहीं था पत्रकारों पर, या रीढ़ की हड्डी मजबूत थी, या अभी कैल्शियम की कमी हो गई है? मुझसे पूछा आपने? जी सर, जी सर। देखिए, रीढ़ की हड्डी वाला मसला शायद उस वक्त नहीं था, उस वक्त दबाव भी नहीं था। मैं तो कहूंगा दबाव नहीं था। कुछ कुछ हो सकता है, कहीं कुछ होता होगा, बट मोटे तौर पर ऐसा सत्ता का दबाव होता ना, तो 2011 में जिस समय अन्ना आंदोलन 300 लोगों के साथ जंतर मंतर पर शुरू हुआ, वो तारीख अगर मुझे ठीक से याद है तो 5 अप्रैल थी वो तारीख। तो जंतर मंतर पर जब शुरू हुआ और 24 घंटे लाइव प्रसारण हर चैनल पर शुरू हुआ, उस समय 4 साल चुनाव में बाकी थे, और अहमद पटेल से लेकर चिदम्बरम तक, दिग्विजय सिंह से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये सब इतने ताकतवर लोग थे कि इनके फोन अगर चले जाते मालिकों के पास तो शायद वो अन्ना का आंदोलन जितना दिख रहा था उसका 10% दिखता या ना दिखता।
लेकिन किसी के पास नहीं गया होगा ऐसे मैं मान के चलता हूं, क्योंकि जिस चैनल में मैं काम करता था उसके प्रमोटर सरकार के मंत्री थे, लेकिन मेरे पास कोई फोन नहीं आया और 24 घंटे हमारे रिपोर्टर उसका लाइव कवरेज कर रहे थे। तो पहले तो मैं तारीफ करूंगा कि उस सरकार में सहनशीलता थी। इस सरकार की तरह अगर वो सरकार होती, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव में 4 साल बाकी थे, कोई नहीं जानता था कि मोदी जी आएंगे और 14 के बाद उनकी किस्मत फिरेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस समय और उस समय का संक्षिप्त मैं फर्क करूं, उस समय टीआरपी का दबाव हर दौर में था, चाहे मैं चैनल का संपादक रहूं, चाहे आशुतोष जी रहे होंगे, चाहे कोई रहे होंगे, चैनल पर के संपादक पर टीआरपी का दबाव होता है। उस दौर में भी था, इस दौर में भी है। लेकिन उस दौर में ये पत्रकारिता की सत्ता के सामने सरेंडर करके चाटुकारिता वाला, देश समाज को बांटने वाला, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाला, हर घर में चैनल के जरिए जो जहर घोला गया, ये कंटेंट नहीं था। उस कंटेंट में खामियां होंगी, उन खामियों का जिक्र मुकेश कुमार ने अपनी बहुत सारी स्टोरी में, किताब में की है। इनफैक्ट मैं इसमें एक पॉइंट नोट कराना चाहूंगा जिसका जिक्र जैसे आलोक जी ने भी कहा किताब में उस एडिटोरियल मीटिंग का, एक आज से 14 साल पहले 2006 शायद था, वक्त है एक ब्रेक का, हमने एक किताब का संपादन किया था, मैंने भी कहानी लिखी थी, आशुतोष से उन्होंने भी कहानी लिखी। उस दौर के चैनल के अंदर की जो स्थितियां थी उस पर भी हंस का विशेषांक था, उसमें मुकेश जी ने भी लिखी थी, मुकेश जी को याद होगा, मुझे उनकी कहानी का शीर्षक भी याद है। तो ये चिंतन उस दौर में भी था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं उस दौर में अच्छा था, उस दौर में भी खामियां थी, लेकिन अगर बड़े खतरे को देखेंगे तो इस दौर का खतरा है कि इस दौर में समाज और हर नागरिक के भीतर, हर इंसान के भीतर जहर घोला जा रहा है, और जो दबाव में झुका हुआ है, रीढ़ की हड्डी नहीं, मैं रीढ़ की हड्डी भी कहूंगा, वो मजबूरी में हो सकता है दबाव, मैं तो कहूंगा स्वयंसेवक हो गए। फर्क है भाई, आप एक स्थिति होती है कि अखबार के मालिक पर सत्ता का दबाव हो, अखबार का मालिक नीचे दबाव डालता हो। मुझे कहने में अफसोस है कि आज की तारीख में एक चैनल के 100 पत्रकार अगर हैं, उसमें 70 स्वयंसेवक हैं, उनके संपादक ना भी कहें तो भी वो सेवक ही रहेंगे। ट्विटर पर उनसे संपादक नहीं लिखवाता, इसको आपको समझना पड़ेगा, वो खतरे और इस खतरे को। ट्विटर पर सुबह से लेकर एंकर जो लिखना शुरू करता है, पादुका पूजन जो शुरू करता है, वो स्वयं सेवा कर रहा है, वो संपादक मालिक के कहने पर नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा खतरा है, जब हम विश्लेषण करते हैं इस खतरे को नहीं समझ पाते। मालिक अगर दबाव डालता है 5% में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, यहाँ तो 80% कुएं में, जैसा मैंने कहा, भांग पीकर स्वयं सेवा कर रहे हैं। तो दोनों में ये फर्क है, अब उस पर विश्लेषण करेंगे तो लंबा होगा, संक्षिप्त बातें यही। तो सुमन जी का एक सवाल मुकेश सर आपसे है, शुरू से पूछ रहे हैं, उसके बाद लगभग एक सवाल और लेंगे, फिर खत्म करते हैं। उन्होंने कहा है, एक सेकंड सर, उनका सवाल का एक सवाल मैं पूछ लूं मुकेश जी, किताब क्या सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, किसी ने पूछा है? हाँ, सुमन जी ने ही पूछा था। अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद इसको अवेलेबल कराया जाएगा। अब इसकी ई बुक बनवा देंगे, ये सुझाव आजकल बहुत ज्यादा चलता है जी। तो बाकी तो सवाल एक परेश कुमार जी का है, इस सवाल के बाद खत्म करते हैं। आशुतोष सर आप इसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि जो ऐसी मीडिया है जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं, अच्छी गलत बातें करती है, झूठ फैलाती है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है क्या, और ऐसा हो नहीं सकता कि बनाया जाए? इस सवाल का तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। जवाब इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। दरअसल देखिए, जो टेलीविजन को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है एनबीएसए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स। चेयरमैन साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। उसके जो बाकी सदस्य हैं वो समाज के बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं उनके पिछले 6 सालों में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा कि भारत के टेलीविजन में क्या कुछ हो रहा है। अगर होता तो एक बार भी कम से कम वो कोई ना कोई कार्रवाई करते, किसी ने किसी को बुला के डांटते। अजीत जी यहाँ पे मौजूद है, संपादक रहे हैं, और आलोक जी भी संपादक रहे हैं, कि जब जस्टिस JS वर्मा होते थे एनबीएसए के चेयरमैन, अगर कोई कंप्लेन कर देता था तो हम लोगों की घिग्गी बन जाती थी कि अब जाके उनके सामने पेश होना पड़ेगा, वो हमको डांट लगाएंगे, और हो सकता है उस वक्त वो बेइज्जत भी कर दे, और कभी फाइन भी लगा देते थे, और कभी बेटे की तरह समझा भी देते थे, और कभी कभी चैनल को ऑफ एयर करने की बात भी करते थे। और ऐसा हर दूसरे तीसरे महीने होता था। और जब भारत के टेलीविजन के इतिहास में इतनी गंदगी हो गई हो, और उस गंदगी पर नजर एनबीएसए के ना पड़े, और जो महाशय इस वक्त एनबीए के चेयरमैन हैं, उन्हीं के चैनल को जब उन्होंने सजा दी कि भाई 1 लाख रुपए आपको जमा करने हैं, तो वही महोदय ने कहा कि मैं एनबीए से बाहर चला जाता हूं।
तो अब वही लोग आज एनबीए के चेयरमैन बन गए, वही लोग आज एनबीएससी की दुहाई दिया करते। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई एनबीएससी नाम की एक संस्था है, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रही है? तो ऐसा नहीं, संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक बार भी कॉग्निजेंस लेने के बारे में सोचा क्या? बहुत सारे मसलों को कॉग्निजेंस लेता है, सुओ मोटो का कॉग्निजेंस ले लेता है। क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि समाज के अंदर जिस तरीके से जहर फैल रहा है इस पर कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है? तो देखिए दिक्कत क्या है कि जो प्रॉब्लम मीडिया के अंदर आई है, दरअसल एक वही प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान के सारे संस्थानों के अंदर आई। और इसमें दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो वाकई में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और करियरिस्ट हैं, जिनके लिए कोई भी सरकार हो वो इसी तरीके से अगर थोड़ा सा दबाव डालती तो इसी तरीके से पड़े होते। दूसरे वो लोग हैं जिनको अचानक इस बात का एहसास हो गया है कि वो कभी जो है आज की तारीख में एक खास विचारधारा के वो स्वयंसेवक, जिसकी ओर अभी अजीत ने इशारा किया है, ये लोग कन्विंस्ड लोग हैं। ये लोग इस बात को मानने को पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि अभी तक 70 साल के अंदर जो कुछ हो रहा था बहुत ही गलत हो रहा था, बहुत ही गंदा हो रहा था। तो जो करियरिस्ट है उनको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो मान के बैठे हुए, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, वो क्या करेंगे? और ये ऐसा वक्त है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, आप अमेरिका के अंदर भी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को 7-7.5 करोड़ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन वहां का मीडिया कम से कम खड़े होकर सवाल करता है, राष्ट्रपति से आंखें में आंख डाल करके सवाल करता है। वहां भी एक ऐसा मीडिया, फॉक्स न्यूज जैसा, जो बिल्कुल एकदम जैसा आज की टीवी है उस तरीके से वो काम करता है। तो बहुत छोटी सी बात है, सेल्फ रेगुलेशन तभी कामयाब होगा जब आप अपने को रेगुलेट करने के लिए तैयार होंगे, जब आप पत्रकार होने की महानता और महत्ता दोनों को समझेंगे। दिक्कत क्या है कि पत्रकार का काम है कि जब वो प्रधानमंत्री से बातचीत करे तो बराबरी से बातचीत करे, वो उनके सामने झुककर नहीं बातचीत करे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, लेकिन अगर आप बराबरी के ओहदे से बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ना उनसे सवाल कर पाएंगे, ना ही उनको आप क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप नीचे झुके हुए तो नहीं कर सकते होगा। तो आज की तारीख में सारी दिक्कत इस बात को लेकर ये है कि संस्थाएं दंडवत हो चुकी हैं, पत्रकारों ने पत्रकारिता छोड़ दी है और उनको सिर्फ नौकरी कर रहे हैं या स्वयंसेवक हो गए। आशुतोष सर, मुझे लगता है वक्त खत्म हो रहा है, तो खत्म ही किया जाए, शो को वाइंड अप किया जाए। जी, अंत में एक बार फिर मुकेश जी को बधाई दी जाए और उसके बाद धन्यवाद आप सभी का। आप सब मुकेश ने जी, कैसे जो लोग मंगाना चाहते हैं उनको अगर आप इसका सूत्र दे दें कि कैसे मंगाई जा सकती है किताब, तो और अच्छा रहेगा। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, कोई भी वहां से ऑर्डर करके मंगवा सकता है। जी, तो आप लोग अमेज़न पे जाएं और वहां इसका ऑर्डर करें। किताब पढ़ने लायक है और मजा आएगा और आंख खुलेंगी। अगर आपको मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है तो बहुत सारी आपकी आंखें खुलेंगी, ये कहा जा सकता है।